नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, 2 फुट की राजकुमारी पार्ट 2। चार्ली ने डिबिया ले ली और आश्चर्य से उसे उलट पलट कर देखने लगा। मुझे काफ़ी समय से तुम जैसे ही किसी बहादुर नौजवान की प्रतीक्षा थी। आज तुम्हें यह चमत्कार सौंप कर मैं निश्चित हो गया हूँ। लेकिन चार्ली की समझ में जब उस डिबिया का चमत्कार नहीं आया तो उसने डिबिया का ढक्कन खोलना चाहा, परंतु साधु ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, ठहरो बेटा, इस डिबिया को जहाँ तहाँ मत खोल बैठना। जो स्थान अथवा देश तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगे इसे वहीं खोलना। ओह, मैं आपका कृतज्ञ हूँ मुनिराज। मेरे लिए कोई योग्य सेवा हो तो बताइए। आपकी सेवा करके मुझे अति प्रसन्नता होगी। बस तुम्हें एक छोटा सा काम इस गुफा से बाहर निकलकर करना होगा बेटे। वह यह कि गुफा के बाहर पूर्व दिशा में रखे एक त्रिकोण पत्थर की जोर से खींच देना। चार्ली साधु से विदा ले गुफा से बाहर निकल गया। पूर्व की दिशा में एक त्रिकोण पत्थर गुफा की दीवार से सटा लगा था। वह उसे पूरी शक्ति से खींचने लगा। पता नहीं इस पत्थर को खींचने से क्या होगा। जैसे ही वह त्रिकोण पत्थर अपने स्थान से हटा, एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ मानो पहाड़ ही फट रहा हो। धड़ाम! उफ, यह क्या हुआ? दूसरे ही क्षण गुफा के सामने के भाग से एक भारी पत्थर ने ऊपर से गिरकर गुफा को इस तरह ढक दिया जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। ओह, तो मुनिवर ने जीते जी ही अपनी समाधि भीतर बनवा ली। लेकिन अब वहां रुकना व्यर्थ समझ चार्ली भरे हृदय से पुनः पहाड़ से नीचे उतरने लगा। तभी, अरे बाप रे, भेरुंड पक्षी मेरी ओर ही आ रहा है। भेरुंड पक्षी को देख चार्ली झटपट पर्वत से नीचे उतरा और एक तरफ दिखाई दे रहे पेड़ों के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। उन वृक्षों के बीच पहुंचकर ही जान बच सकती है। उन पेड़ों के झुरमुट के बीच पहुंच वह एक घने वृक्ष के ऊपर जड़ पत्तियों के बीच छुप गया। शायद अब वह मुझे न देख पाए, परंतु उसकी सारी सूझबूझ धरी की धरी रह गई। भेरुंड पक्षी ने ठीक उसी वृक्ष पर झपट्टा मारा था। उफ, इसने तो मुझे देख लिया लगता है। और इससे पहले कि वह अपने बचाव के लिए कोई कोशिश करता, भेरुंड पक्षी उस पेड़ समेत उसे अपने पंजे में दबोच पुनः आकाश में उड़ गया। अरे बाप रे, यदि गिरा तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद वह विशालकाय पक्षी अंबा घाटी के ऊपर मंडरा रहा था। अरे, यह तो अंबा घाटी ही मालूम पड़ती है और शायद पक्षी नीचे उतरने की तैयारी कर रहा है। शीघ्र ही एक चांदी के महल के ऊपर पहुंचकर उस विशालकाय पक्षी ने वृक्ष को अपने पंजे से मुक्त कर दिया। वृक्ष के महल की छत पर गिरते ही चार्ली छिटक कर दूर जा गिरा। लगने वाली चोट से एक बारगी तो चार्ली की आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे से छूट पड़े। उफ! परंतु कुछ देर बाद जब उसकी आंखें कुछ देखने की अभ्यस्त हुई तो उसे अपने सामने एक बुर्ज पर एक छोटे कद का किंतु खूंखार पक्षी उसी को अपनी लाल लाल आंखों से घूरता दिखाई दिया। ओह! कहीं यह वही मादा पक्षी रानी तारकेश्वरी ही तो नहीं? तभी वह पक्षी तीव्र एवं कठोर स्वर में बोल उठा, न जाने क्यों आज मुझे तुम्हारे सामने अपनी शक्ति क्षीण होती नजर आ रही है। कौन हो तुम और उस पर्वत पर तुम क्या कर रहे थे? मैं कौन हूँ यह एक लंबी कहानी है, परंतु मैं यहाँ क्यों आया था यह आपको जरूर बता देना चाहता हूँ। परंतु उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ की महारानी तारकेश्वरी तो नहीं? हाँ, लेकिन यह तुम्हें कैसे मालूम? मैं आपके राजगुरु सिद्ध पुरुष से मिल चुका हूँ और उन्होंने मुझे आपके और यहाँ के हालातों के बारे में सारी जानकारी दी है, जिससे मैंने अपने कार्यक्रम में तब्दीली कर दी है। फिर चार्ली ने पक्षी रानी को राजगुरु से हुई तमाम बातचीत बता दी। अंत में चार्ली बोला, अब मैं काल भैरव को समाप्त कर आप लोगों को उसके जाल से मुक्त कराऊंगा। चार्ली की बात सुन पक्षी रानी प्रसन्नता भरे स्वर में बोली, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे नौजवान। तभी चार्ली को अपने साथी मार्तंड का ध्यान आया और वह व्याकुल स्वर में बोल उठा, अरे हाँ रानी जी, क्या आप मेरे साथी मार्तंड के विषय में बता सकेंगी जिसे आपका एक साथी भेरुंड उठा लाया था? हाँ, हम मार्तंड को भली भांति जानते हैं, इसलिए मैंने उसे आरामदायक स्थान पर रखा हुआ है। आओ, मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। फिर पक्षी रानी तारकेश्वरी उसे लेकर एक सुंदर एवं आलीशान भवन के भीतर पहुंची, जहां मार्तंड आराम कर रहा था। चार्ली को देखते ही मार्तंड दौड़कर उसके गले लग गया। आहा स्वामी, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा,
तुम्हें जीवित एवं प्रसन्नचित्त देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है मित्र। फिर वे दोनों बैठकर काल भैरव को समाप्त करने के विषय में विचार विमर्श करने लगे। स्वामी, मेरे विचार से तो काल भैरव को राजकुमारी की सहायता से ही समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी में सिर्फ राजकुमारी ही ऐसी है जो स्त्री के रूप में है। वाह, क्या खूब उपाय सुझाया है तुमने मित्र, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उसके बाद दोनों खा पीकर सो गए। दूसरे दिन वे अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। पक्षी रानी ने एक विशाल पक्षी को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। वे दोनों उस विशाल पक्षी की पीठ पर बैठ गए और पक्षी उन्हें लेकर सिंधु घाटी की ओर उड़ चला। उधर सिंधु घाटी में काल भैरव निश्चिंत था। अपनी तरफ से तो वह अपने दुश्मन चार्ली और मार्तंड को मौत के घाट उतार चुका था। जब चार्ली और मार्तंड राजमहल से सिंधु घाटी की ओर रवाना हुए थे, तब से ही उसने उन पर अपनी सिद्धियों से आक्रमण करने शुरू कर दिए थे और अंत में जब उसने उड़ते मंदिर की तबाही के साथ साथ उन्हें भी मौत के मुंह में जाते देखा था, तो वह उनकी मौत से बिल्कुल ही संतुष्ट हो गया था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिनकी मौत पर वह इतना संतुष्ट है, वे उसकी मौत बनकर उसी के देश में आ रहे हैं। वह विशालकाय पक्षी चार्ली और मार्तंड को उसी जंगल में उतार पुनः आकाश में उड़ गया, जहाँ पर 2 फुट की राजकुमारी एक खंडर में कैद थी। आओ अब उन्हीं खंडरों की ओर चलिए स्वामी, यदि रंगीला मिल गया तो हमें राजकुमारी के बारे में सारी खबर मिल जाएगी। फिर चार्ली और मार्तंड उस तरफ बढ़ने लगे जहां उन्होंने वह खंडर देखा था, परंतु अभी वे थोड़ी दूर ही गए होंगे कि रंगीला बंदर चीं चीं करता हुआ प्रकट हुआ और अपने मालिक मार्तंड के कंधे पर आ बैठा। अरे रंगीला, आहा रंगीला, मेरे प्यारे दोस्त, बताओ राजकुमारी की क्या खबर है। रंगीला ने कूं कूं कर मार्तंड को सारे हालातों से अवगत करा दिया। तब मार्तंड उसे अपनी योजना के बारे में बताते हुए अंत में बोला, सब अच्छी तरह से समझ गए ना रंगीला कि तुम्हें क्या करना है। ठीक मध्य रात्रि को। और मार्तंड के कंधे से उतरकर रंगीला उछलता कूदता घने वृक्षों के पीछे जाकर ओझल हो गया। रंगीला के कथनानुसार राजकुमारी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त है स्वामी। चलो, एक चिंता तो दूर हुई। आओ अब कोई ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां रात होने का इंतजार कर सके। थोड़ी देर की खोजबीन के पश्चात उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई और वे थोड़े बहुत फलों का आहार कर आराम करने के लिए लेट गए। रात होते ही वे उस स्थान से बाहर निकले और छुपते छुपाते खंडर के पिछली तरफ पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें महल की छत पर 2 छोटी छोटी परछाइयां दिखाई दी। स्वामी, वह देखिए, रंगीला और राजकुमारी। हाँ, वही हैं। ठहरो, मैं रस्सा फेंकता हूँ। चार्ली ने तुरंत हाथ में थमा रस्सा पूरी शक्ति के साथ छत की ओर उछाल दिया। छत पर दिखने वाली परछाइयां वास्तव में राजकुमारी और रंगीला की ही थी। राजकुमारी ने चार्ली द्वारा फेंका गया रस्सा थामकर एक थंब से मजबूती के साथ बांध दिया। फिर वह रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगी। रंगीला भी उसके पीछे पीछे उतर रहा था। जल्दी ही राजकुमारी और रंगीला नीचे पहुंच गए। फिर वे चारों तेजी के साथ उस तरफ बढ़ने लगे जिसका चयन चार्ली और मार्तंड ने दिन के समय किया था। जल्दी चलो, यदि काल भैरव के सैनिकों को पता चल गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। उस स्थान पर पहुंच मार्तंड ने रंगीला को कुछ समझाकर फिर कहीं भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब रंगीला वापस लौटा तो उसके हाथ में जड़ी बूटियां दबी थी। स्वामी, यह एक नशीली बूटी है जिसको सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाता है। मेरे विचार से हमें अब समय व्यर्थ न गवाकर काल भैरव के महल की ओर चलना चाहिए। ओह ठीक है, चलो। इसके बाद वे लोग काल भैरव के महल की ओर चल पड़े। राजकुमारी को उन्होंने अपने कपड़ों के बीच में छिपा लिया था और भोर होने से पहले ही सिंधु घाटी की स्वर्ण नगरी में जा पहुंचे। वहीं एक सुरक्षित स्थान पर छुपने के बाद, वह देखिए स्वामी, वह है काल भैरव का महल। वह तो ठीक है मार्तंड, लेकिन इन वस्त्रों में हम महल के भीतर कैसे दाखिल होंगे? यदि किसी ने हमें पहचान लिया तो? भीतर प्रविष्ट होने का उपाय भी मैंने सोच लिया है स्वामी। रंगीला, तुम महल में जाकर 2 जोड़े ऐसे वस्त्र प्राप्त करो जो काल भैरव के विशेष सेवकों के हो, और हाँ, यह बेहोश करने वाली बूटी भी साथ लेते जाओ, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। सिर हिलाकर बंदर उछलता कूदता काल भैरव के महल की ओर चल दिया। काफी देर बाद रंगीला जब वापस लौटा तो उसके हाथ में 2 जोड़े वस्त्र थे जो काल भैरव के विशेष सेवकों के थे। शाबाश रंगीला, अब तुम फिर राजमहल लौट जाओ और वहीं हमारी प्रतीक्षा करो। स्वामी, एक वस्त्र तुम पहन लो और एक मैं। इन वस्त्रों से
हमें महल के भीतर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बंदर लौट गया और दोनों झटपट वस्त्र पहनने लगे। वस्त्र पहनने के पश्चात वे राजकुमारी को अपने बीच में पहले की तरह छुपा महल के भीतर पहुंच गए। काल भैरव के सैनिक जहां तहां लुढ़के पड़े थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। स्वामी, लगता है रंगीला ने उसी बेहोश करने वाली बूटियों से इन्हें बेहोश कर दिया है। वास्तव में मार्तंड, तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है। निसंदेह वह सब रंगीला का ही किया धरा था। उसने महल के समस्त सेवकों, सैनिकों, यहाँ तक कि काल भैरव को भी वह बूटी थोड़ी थोड़ी सुंघा दी थी। इसलिए कुछ तो बिल्कुल ही गहरी निद्रा में सो चुके थे और कुछों पर निद्रा की खुमारी बुरी तरह चढ़ी हुई थी। वे दोनों सावधानी से एक तरफ बढ़ने लगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।